जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है कॉम्पटन्स इफेक्ट का और इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसका ये दूसरा टॉपिक है और सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गो के हमारे एफएससी के सिलेबस में ना इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसकी डेरिवेशन इतनी लंबी नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक बनाया गया है, लेकिन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो लिस्ट हमारी चल रही है ना टॉपिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मटीरियल चीज़ के साथ इंटरेक्शन हमने पढ़ना है कि जब कोई लाइट आती है किसी मटेरियल के साथ, मेटल के साथ, कोई मैस वाली चीज़ के साथ टकराती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उस टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलें इसको ज़रा ना एक दो चीज़ें इसकी मैं अभी बताऊं, फिर आगे हम कॉम्पटन्स इफेक्ट को पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना होता है, इसका प्रिंसिपल पता क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है ऑल आर नन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किताब के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इस लफ्ज़ को समझे बगैर हम कॉम्पटन्स इफेक्ट को नहीं सीख सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तो लो एनर्जी फिनोमेना है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो एनर्जी फिनोमेना। लो एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आपके फोटोन की एनर्जी कम हो, जैसे मिसाल के तौर पर इंफ्रारेड विजिबल लाइट होगी, अल्ट्रा वायलेट होगी, ये लो एनर्जी हैं। इससे आगे चलें तो एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए ना, रेडियो से शुरू होता है, उसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं, फिर विजिबल लाइट आती है, फिर अल्ट्रा वायलेट आती है, फिर एक्स रेज आती हैं, और एंड पर सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होती है उसे हम गैमा रेज कहते हैं। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम है। अब सबसे कम एनर्जी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, वो रेडियो की होती है। उससे ज़्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी माइक्रो की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट। सेकंड हाईएस्ट एनर्जी होती है एक्सरे की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गैमा रेज की। इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आप जानते हैं जिसकी एनर्जी कम है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेशन करें। तो रेडियो की वेवलेंथ बड़ी है, इधर को चलें तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, और अगर इधर को चलें तो वेवलेंथ छोटी होती है। जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाएगी। चलें इसको छोड़ें, ये ज़रा बड़ी बेसिक चीज़ें, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट, इन तीन रेडिएशंस के ऊपर जो फिनोमेना होता है, उस फिनोमेने को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए तो लो एनर्जी फिनोमेना है क्योंकि ये इंफ्रारेड पर होगा, विजिबल लाइट पर होगा, अल्ट्रा वायलेट पर होगा, एक्सरे गैमा रेज पर नहीं। एक्सरेज और गैमा रेज ये हाईएस्ट एनर्जी में आती हैं, इनसे आगे हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक चीज़। दूसरी चीज़, ऑल आर नन का प्रिंसिपल क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आप एक फोटोन इस्तेमाल करते हो ना लाइट का, जैसे वो इंफ्रारेड है या विजिबल लाइट है, किसी का भी है, लो एनर्जी फोटोन है, जब इस लाइट का फोटोन हम किसी भी मेटल सरफेस पर फेंकेंगे ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इस फोटोन को फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा। यानी फोटोन के पास जितनी एनर्जी है ना, सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आएगा। ये आपके पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। फिर से देखें, अगर आपके फोटोन की एनर्जी कम होगी, जब ये फोटोन किसी मटेरियल से, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेगा। फोटोन पीछे क्या हो जाएगा, ख़त्म, और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आएगा। तो अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, अगर इसकी एनर्जी थ्रेश होल्ड से ज़्यादा है, तो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आएगा। एक इसे कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी लाइट फेंकेंगे ना, वो सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आएगा। इसे कहते हैं ऑल। यानी आपने जो फोटोन फेंके, इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करने के बाद वो मेटल से बाहर निकल आया। दूसरी चीज़ देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे इस फोटोन की एनर्जी कम है, थ्रेश होल्ड से कम है। जब थ्रेश होल्ड से कम होगी ना, जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 5 की एनर्जी चाहिए थी, मेरे इस फोटोन की एनर्जी 4 है। अब क्या होगा? अब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होगी, फोटोन वैसे ही रहेगा। यानी या तो सारा फोटोन ख़त्म हो जाएगा, उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल आएगा, या फिर अगर थ्रेश होल्ड से कम फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी कम है, तो फोटोन अब्जॉर्ब नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। तो या तो सारा फोटोन ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। इसे कहते हैं ऑल आर नन।
फिर से देखिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी कुछ चाहिए होती है जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं। अगर वो एनर्जी लेट सपोज 5 है तो आपके फोटोन की एनर्जी जब 4 होगी ना तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन में अब्जॉर्ब नहीं होगा, फोटोन वैसे ही रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा। इसका दूसरा सीन है, अगर मेरे फोटोन की एनर्जी 5 या 5 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 6 हो जाए, अब इस फोटोन की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा। यानी यहाँ तो सारा का सारा फोटोन अब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। इसे कहते हैं ऑल आर नन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल आर नन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। चलें अब इससे आगे चलें ज़रा बच्चों। एक्सरेज के ऊपर, एक्सरे की एनर्जी होती है ज़्यादा, एक्सरे के ऊपर जो फिनोमेना होता है ना, उस फिनोमेने को हम कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट विजिबल लाइट पर नहीं होता, ये मैं आपको कॉम्पटन्स इफेक्ट के लास्ट पर जाकर बताऊंगा क्यों नहीं होता। कॉम्पटन्स इफेक्ट इंफ्रारेड पर नहीं होता, अल्ट्रावायलेट पर नहीं होता, कॉम्पटन्स इफेक्ट एक्सरेज पर ही होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाई एनर्जी फिनोमेना। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है कॉम्पटन इफेक्ट। बेसिकली कौन सा है? हाई एनर्जी फिनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो एनर्जी फिनोमेना है। उससे ज़्यादा आगे चलें तो एक्सरे के ऊपर जो फिनोमेना होता है उसका नाम कॉम्पटन इफेक्ट है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाई एनर्जी फिनोमेना। इससे भी आगे चलें तो पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, वो गैमा रेज पर होता है और गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हाईएस्ट एनर्जी फिनोमेना। तो एक हो गया लो एनर्जी फिनोमेना, एक हाई और एक हाईएस्ट, या फिर ऐसे बना लो, एक लो है, एक मॉडरेट है और एक हाई है। 3 कैटेगरीज ऐसे बना लो। तो कॉम्पटन्स इफेक्ट किस पर होता है? तो आंसर है कॉम्पटन्स इफेक्ट एक्सरेज के ऊपर होता है। अगर आपके फोटोन की एनर्जी एक्सरे से कम है, पीछे है, तो फिर इफेक्ट कॉम्पटन नहीं होगा, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसमें या तो सारा फोटोन अब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा, या फिर फोटोन की कोई एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब कॉम्पटन इफेक्ट है क्या? 1923 के अंदर आर्थर होली कॉम्पटन एक साइंटिस्ट है, इसने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये प्रूव किया कि लाइट वाकई ही पार्टिकल नेचर रखती है। लाइट की नेचर वेव नहीं होती है, लाइट मटेरियल बिहेवियर रखती है, क्वांटा, फोटोन, एनर्जी पैकेट वाली जो है ना बिहेवियर रखती है। इसने 1923 में ही एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या? देखो, कहता आपने कहीं से एक्सरे की बीम लेनी है, कहीं से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे को लेना। कैसे लेना, ये हम 20वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये फिलामेंट से सामने टारगेट मटेरियल से टकराएंगे, इनर्शियल ट्रांजिशन होगी और वहाँ से एक्सरेज निकलेंगे। अभी आप इस प्रोसेस को छोड़ेंगे, एक्सरे कहाँ से निकली है, ये हम 20वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, किस प्रोसेस के ज़रिए निकलती है। ठीक है, ये मेरे पास एक मशीन है, एक डिवाइस है, इस डिवाइस ने एक्सरेज को बनाया, ये इधर से एक्सरेज निकल रही है। लो बच्चों, इस एक्सरे के फोटोन को ना आपने ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, कार्बन की एक फॉर्म है जो कंडक्टर है, उसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराना। ये एक्सरे की बीम आ रही है, सामने हमने ग्रेफाइट का क्रिस्टल रखा है, तो ये एक्सरे उस ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। ठीक हो गया बच्चों? जब एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, इस एक्सरे का नाम है इंसिडेंट एक्सरे। यानी एक्सरे की जो बीम आ रही है जिसने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन से टकराना है, इस एक्सरे को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं इंसिडेंट एक्सरे। इंसिडेंट एक्सरे की एनर्जी, इंसिडेंट एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होती है, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी, इन्वर्स होता है। ठीक हो गया? कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे को यूज़ करता है। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसने ये प्रूव करना है कि लाइट वेव नहीं है, लाइट मटेरियल नेचर रखती है। तो बच्चों, उसने एक्सरे बनाई, टारगेट मटेरियल से इलेक्ट्रॉन टकराए, यहाँ से एक्सरे निकली। ये आने वाली एक्सरे जो है इसे हम इंसिडेंट एक्सरे कहते हैं, ये सामने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। जैसे ये एक्सरे का फोटोन, एक्सरे की बीम इलेक्ट्रॉन से टकराती है ना, तो ये एक्सरे इलेक्ट्रॉन को उठाकर फेंकती है, ये अपना मोमेंटम, अपनी एनर्जी एक्सरे को देती है और ख़ुद किसी एंगल पर स्कैटर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती है, एक बॉल पीछे से आती है, वो अगली बॉल को अपनी एनर्जी भी देती है, अपने मोमेंटम का कुछ हिस्सा भी देती है। बॉल किसी तरफ जाती है, पीछे से टकराने वाली जो दूसरी बॉल है वो किसी और डायरेक्शन में जाती है। सेम ऐसे ही है, एक्सरे का फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया,
जब ये टकराएगा तो ये एक्सरे जो है ना, ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। ये पीछे से धक्का मारेगा, किक मारेगा, इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी मोमेंटम से एक डायरेक्शन में जाने लगेगा और एक्सरे खुद किसी सीमित में स्कैटर हो जाएगी। इस एक्सरे की बीम को हम कहते हैं स्कैटरिंग एक्सरे। ठीक बच्चों, स्कैटरिंग एक्सरे की एनर्जी, इसे मैं ई एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसकी वेवलेंथ को लैम्डा एस से करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक्सरे के पास एनर्जी है 100 की एनर्जी है, उस 100 में से उसने 60 की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे भी दी है, तो पीछे बचेगी है कितनी, 40। इसका मतलब है स्कैटरिंग एक्सरे की एनर्जी कम होती है। पक्की बात है, जब एक्सरे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को देगी और फिर स्कैटर हो जाएगी। तो स्कैटरिंग एक्सरे की एनर्जी फिर क्या होगी, तो आंसर है स्कैटरिंग एक्सरे की एनर्जी इंसिडेंट के मुकाबले में कम हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी कम होगी है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। टकराने के बाद एक्सरे की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, टकराने से पहले कम होती है। ये जो वेवलेंथ में चेंज आता है, इस फिनोमेने को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा थी स्कैटरिंग एनर्जी से, टकराने से पहले फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी थी, टकराने के बाद उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को दे दिया। और फिर हम लिख सकते हैं, अगर इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा है स्कैटरिंग से तो वेवलेंथ इन्वर्स होती है, तो स्कैटरिंग वेवलेंथ ज़्यादा होगी इंसिडेंट से। द स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, देखो कॉम्पटन इफेक्ट को अगर हमने डिफाइन करना है एक लाइन में तो कैसे करेंगे, द स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक हो गया। अब आगे देखो बच्चों, वेवलेंथ लो से हाई में शिफ्ट हुई है। टकराने से पहले वेवलेंथ छोटी थी, एनर्जी ज़्यादा थी, टकराने के बाद एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं ये वेवलेंथ लो से हाई में ट्रांसफ़र हुई है। इसको कहते हैं हम कॉम्पटन शिफ्ट, वेवलेंथ का चेंज होना, वेवलेंथ का शिफ्ट होना। तो बच्चों कॉम्पटन ने ये जो वेवलेंथ चेंज होती है ना, इसको कैलकुलेट किया। हाँ जी, कॉम्पटन ने ये जो वेवलेंथ चेंज होती है इसको उसने कैलकुलेट किया, इसको नाम उसने दिया डेल्टा लैम्डा का। लैम्डा एस बड़ी रकम है माइनस लैम्डा आई छोटी रकम है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, दिस इज नोन एज डेल्टा लैम्डा एंड इट इज़ कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। हमारे सिलेबस में ना इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसलिए आपने ये फार्मूला डायरेक्ट ही याद करना। वेवलेंथ बच्चों लो से टकराने के बाद हाई में शिफ्ट हुई है, इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये लैम्डा एस बड़ी रकम माइनस लैम्डा आई छोटी रकम, दिस इज नोन एज डेल्टा लैम्डा। और ये किसकी इक्वल है, आंसर है इट इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये थीटा स्कैटरिंग एंगल है। यहाँ पर ये जो एच ओवर एम नोट सी है ना, ये कांस्टेंट है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एम नोट होता है रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन की थ्योरीज के बाद दो किस्म के मैस निकले थे। आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, सारी चीज़ें बदलती। इलेक्ट्रॉन भी है ना, ये रेस्ट की हालत में जितना मैस रखता है, मूविंग हालत में इसका मैस चेंज हो जाएगा, इसका मैस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब मैस बदलता है, देखो न्यूटन्स के मुताबिक पुरानी जो फिजिक्स है ना, उसमें मैस एक कांस्टेंट होता था। ये मार्कर का मैस चेंज नहीं होता, कुर्सी का मैस चेंज नहीं होता। लेकिन जब आइंस्टाइन की थ्योरी आई तो उस थ्योरी के मुताबिक हर मूविंग बॉडी का मैस बदल जाता है, उसकी एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही तो है इक्वेशन। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद फिर हमने दो किस्म के मैस बनाना शुरू किए, एक होता है रेस्ट मैस, एक होता है मूविंग मैस। तो इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट पर था ना, इसके मैस को हम कहेंगे एम नोट, दिस इज रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेस की पावर माइनस 31, ये जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है ना, ये रेस्ट की हालत में है, मूविंग हालत में ये मैस नहीं होता। तो बच्चों एच भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट की हालत में मैस भी कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट, ये सारी रकम कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसका नाम होता है कॉम्पटन वेवलेंथ। अगर ये कॉम्पटन वेवलेंथ है तो पेपर में अक्सर सवाल आता है एच ओवर एम नोट सी की डायमेंशन क्या होगी। इट इज इक्वल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। देखो ये वेवलेंथ है तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर की डायमेंशन एल होती है। तो अच्छी तरह याद रखना है, एच ओवर आप निकालने भी तो निकल आएगा। एच का यूनिट लिखें, मैस का लिखें, सी का लिखें, आंसर मीटर ही निकलेगा।
ये उतना टेक्निकल काम नहीं है, आप घर जाके कर भी सकते हैं। जूल सेकंड लिखें, नीचे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, इसको सोल्व करें, आंसर मीटर ही निकलेगा। H/m/c की वैल्यू क्या होती है? तो H/m/c की वैल्यू होती है 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ये न्यूमेरिकल में जब इसका कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपने बच्चों ये H नहीं पुट करना, m/c डायरेक्ट लिखनी है इसकी वैल्यू, इतना लंबा काम नहीं करना। 6.63 10⁻34, मैथ्स 9.1 10⁻31, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻, सारी सोल्व करने के बाद आंसर ये निकलेगा। तो आपने इसे डायरेक्ट याद करना है। तो H/m/c इज नोन एज कॉम्पटन्स वेवलेंथ और इसका यूनिट मीटर होता है। ठीक, चले अब इसके ज़रा कुछ स्पेशल केसेस करने हैं हमने। हाँ जी, स्पेशल केसेस, कॉम्पटन्स इफेक्ट के कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या हैं इसके बच्चों? फर्ज करो नंबर 1, फर्ज करें कि अगर स्कैटरिंग बच्चों, अगर स्कैटरिंग 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब होता है कि ये फोटोन आया एक्सरे का, सामने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने के बाद, किक मारने के बाद फिर भी इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन सीधे ही जा रहा है, ये स्कैटर नहीं हुआ, इसकी स्कैटरिंग एंगल 0 है, ये सीधे ही चलता जा रहा है। अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो फिर इस फार्मूले के मुताबिक देखें डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आएगा? तो आंसर है H/m/c इंटू बच्चों 1 माइनस कोस 0 डिग्री, याद रखना 1 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये 0 लिखोगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बिकॉज कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल, 0 को ज़रब देंगे तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? तो याद कर लें, पहला केस कॉम्पटन से शिफ्ट नहीं होगी अगर स्कैटरिंग नहीं हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को टकराया भी है, उसे उठा के भी फेंका है, खुद सीधे ही चलता जा रहा है। ऐसा उस सूरत में होता है कि पीछे वाला बॉडी बहुत बड़ा है, आगे वाला बॉडी बहुत छोटा है। जैसे ट्रक के आगे टायर के नीचे छोटा सा पत्थर आ जाए तो कुछ नहीं होता, ट्रक सीधे ही चलता रहता है। यहाँ पर ये सीन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन छोटा है तो फोटोन भी छोटा ही होता है, फोटोन कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ये दोनों सेम साइज़ के हैं। सेम साइज़ वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चों कॉम्पटन्स शिफ्ट नहीं होगी, कॉम्पटन्स इफेक्ट यूँ समझो नहीं होगा अगर स्कैटरिंग नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर फ़र्ज़ करें कि स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री पर हो, थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू H/m/c इंटू 1 माइनस कोस 90। बच्चों कोस 90 0 होता है, 90 डिग्री पर कोस 0 होता है, कोस 90 0, तो डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू H/m/c आर, क्योंकि 1 माइनस 0 1 है, 1 से ज़रब देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोस 90 डिग्री 0 है। कॉम्पटन्स शिफ्ट MCQs आता है, कॉम्पटन्स शिफ्ट कब कॉम्पटन्स वेवलेंथ के इक्वल होगी? दिस इज कॉम्पटन्स वेवलेंथ। कॉम्पटन्स शिफ्ट कब कॉम्पटन्स वेवलेंथ के इक्वल होगी? एट एन एंगल 90 डिग्री। जब एंगल 90 होगा उस वक्त कॉम्पटन्स शिफ्ट कॉम्पटन्स वेवलेंथ के बराबर है। तीसरा, अगर स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री हो जाए बच्चों, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m/c इंटू 1 माइनस कोस 180 डिग्री। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m/c इंटू 1 माइनस कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री आंसर है, कोस 180 डिग्री होता है -1 कोस 180 -1 है, ये बाहर माइनस पहले से है, कोस 180 -1 होता है, ये -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। कॉम्पटन्स शिफ्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ कॉम्पटन्स वेवलेंथ। हाँ जी, कॉम्पटन्स शिफ्ट जो होती है वो कॉम्पटन्स वेवलेंथ का डबल होगी जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री पर होगा। ठीक हो गया? तो बच्चों ये इसके कुछ स्पेशल केसेस से MCQs में आते हैं। तो अब मुझे ज़रा बताओ, अगर लाइट वेव होती तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर ना फेंकती जैसे बिलियर्ड बॉल्स में होता। वेव किसी मटेरियल को मूव नहीं करवा सकती है, धक्का नहीं मार सकती। लाइट वेव नहीं है, ये फिनोमेना प्रूव करता है, ये कंफर्मेशन है कि लाइट पैकेट है, लाइट पार्टिकल है, मटेरियल है, ये मैस है, इसका मोमेंटम होता है, इसकी एनर्जी होती है। जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो ये ऐसे ही एनर्जी मोमेंटम देती है जैसे दो मटेरियल पार्टिकल टकराते हैं।
तो कॉम्पटन्स इफेक्ट इज द फिनोमेना विच प्रूव्स दैट लाइट हैव पार्टिकल नेचर, लाइट हैव ग्रैनुलर नेचर, कॉर्पस्कुलर नेचर, लाइट की नेचर मटेरियल होती है, वेव नहीं होती। एक चीज़। दूसरा, अब ज़रा मुझे बताओ, एक्सरसाइज का सवाल भी है, कई साल बोर्ड में भी आया, कॉम्पटन्स इफेक्ट विजिबल लाइट पर क्यों नहीं होता? कॉम्पटन्स इफेक्ट विजिबल लाइट पर क्यों नहीं होता? देखो बच्चों, अगर एक्सरे की एनर्जी, फर्ज करें एक्सरे की एनर्जी 100 है, लेट सपोज, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सरे के फोटोन की एनर्जी 100 है, तो विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी पता कितनी होगी? तो विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी होगी बच्चों ये इसके मुकाबले में 20, यूँ समझ, बहुत कम एनर्जी है। एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विजिबल की एनर्जी कम है। अब एक लम्हे के लिए सोचो, ये विजिबल लाइट आई, विजिबल लाइट का फोटोन है, इसकी एनर्जी 20 है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराया सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास गई, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया, पीछे बचे ही कुछ नहीं, सारा फोटोन ख़त्म हो गया। जब फोटोन ही नहीं बचा तो स्कैटरिंग कैसे होगी? नहीं होगी। अब देखो एक्सरे, एक्सरे की एनर्जी 100 है, जब एक्सरे आता है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा दे भी दे, 100 में से 60 एनर्जी भी दे दे, 60 एनर्जी, फिर भी 40 बचेगी ना, उस 40 से एक्सरे स्कैटर कर जाएगा। चूंकि विजिबल लाइट की एनर्जी कम होती है, जब ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो सारा फोटोन अब्जॉर्ब हो जाता है, पीछे कुछ नहीं बचता, स्कैटरिंग नहीं होती, कॉम्पटन्स इफेक्ट नहीं होगा। एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है ना तो इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा अगर इलेक्ट्रॉन को मिल भी जाता है तो फिर भी कुछ बच जाएगा, जिससे वो एक्सरे स्कैटर करेगा, तो स्कैटरिंग विल बी अकर। इसलिए हम कहते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट हाई एनर्जी पर होता है, एक्सरे पर होता है, लो एनर्जी विजिबल लाइट पर नहीं होता। फिर अक्सर बच्चों के जहन में सवाल आता है, सर गैमा रेज पर हो सकता है? आंसर है, जब हम गैमा रेज मारते हैं ना उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कॉम्पटन्स की जगह ना एक और इफेक्ट हो जाता है, उसको अलग कैटेगरी बना दी, उसे हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, जो आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे।